Assalamu alaikum, my dear students. I am your geography teacher Imran Ali. I warmly welcome you again on Vision Biology. This is the second lecture of your lecture series of class 10th Geography. This will be the part second of your chapter first Resources and Development, जहाँ पे आपका सब टॉपिक रहेगा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो आज हम बात करने वाले हैं इस समिट के बारे में। ये कहाँ हुई, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स थे और इसका आउटकम क्या निकल के आता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस रियो डी जेनेरियो जो सब टॉपिक है, इस पे एक शॉर्ट नोट आता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे आज के इस लेक्चर से। तो आगे स्टार्ट करने से पहले आपको बस एक काम करना है, आपको ये सब्सक्राइब जो विजन बायोलॉजी है सब्सक्राइब करनी है इस चैनल को, और ये जो बेल आइकन साथ में आता है वहाँ पे उसको प्रेस करना है, सो दैट कि जो भी नए लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द ही आ जाएगी। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए आगे हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जिसके हर बारे में हमने बात की थी वो है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे कि ऐसा क्या होता है कि हमें इन समिट्स को हमें इन समिट्स की ज़रूरत पड़ी, हमें ये कॉन्फ्रेंस करने पड़े। पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले क्या होता है कि लोग पहले जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको कहा था कि पहले लोग क्या करने लगे, इन रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट समझने लगे। तो लोगों ने इन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना स्टार्ट किया। तो लोगों ने जब बेतहाशा अंदाज में इन रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट किया तो ये रिसोर्सेज डिग्रेड हो गए, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। तो इनका ओवर एक्सेसिव यूज हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं था, और अगर इसी बेतहाशा अंदाज में हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते तो आने वाली जो जनरेशन्स थी वो इन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते, उनके लिए ये रिसोर्सेज बचते ही नहीं। तो हमें इन रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी थी, और हमें इन रिसोर्सेज की प्लानिंग करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस बनानी थी, हमें कुछ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स रखने थे, सो दैट कि ये जो रिसोर्सेज की यूजेज होगी ये इक्विटेबल होगी, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बच जाएंगी। तो इसी सिलसिले में ये समिट्स होती है, सो दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हमारे इन्वायरमेंट की, और नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे, और ये रिसोर्सेज बेतहाशा अंदाज में यूज़ ना हो। तो बात करते हैं हम इन समिट्स की। अर्थ समिट 1992 से पहले 1972 में एक समिट होती है जिसका नाम होता है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम मोटा मोटा जान लेते हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे हम बात करेंगे सो डियर स्टूडेंट्स,
1972 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम होता है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। ये स्टॉकहोल्म में ही होती है। जो कैपिटल सिटी है स्वीडन की, और ये स्टॉकहोल्म एक आर्चिपेलागो भी है। आर्चिपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नॉट रिलेटेड हियर, बट आप ये याद रखिए कि स्टॉकहोल्म एक आर्चिपेलागो है। सो अगर हम बात करें स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस की, इसमें जो मैन फोक्स एरिया रहता है वो रहता है ह्यूमंस। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ज़्यादा कंसर्न थी ह्यूमंस की के रिलेटेड, सो दैट ह्यूमंस एक अच्छे इन्वायरमेंट में सांस ले सके, एक सेफ इन्वायरमेंट हो ह्यूमंस के लिए, और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस होंगी उनके लिए भी ये इन्वायरमेंट ठीक रहे। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो उसके लिए गाइडलाइंस थी, और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक प्रिंसिपल रखा गया, कंपनसेशन टू विक्टिम्स। यानी डेवलप्ड कंट्रीज को कंपनसेशन देना था डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। अब ये कंपनसेशन क्यों देंगे? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ चुकी थी, तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पहले ही कर चुके थे डेवलप्ड कंट्रीज, तो इनके पोल्यूशन की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज पे भी इसका इफेक्ट था। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज को कंपनसेशन देना था इन डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। ठीक, इसमें जो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस होती है इसमें टोटल 26 प्रिंसिपल्स रखे जाते हैं, जिनमें से कुछ ये थे। तो 1972 में इंडिया में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 का। तो ये जो गाइडलाइंस थी इस स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में, ये सारे नेशंस को फॉलो करनी थी, सो दैट कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो जाए, नेचर इफेक्ट ना हो जाए ज़्यादा, और रिसोर्सेज की प्लानिंग हो, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ ना हो, एक्सेसिव यूज़ रिसोर्सेज का ना हो। तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद एक और समिट होती है 1992 में जिसका नाम होता है रियो डी जनीरियो समिट। ठीक, ये समिट रियो डी जनेरियो में ही होती है जो ब्राज़ील में है। इसका दूसरा नाम होता है अर्थ समिट 1992। ऑफिशियली इस समिट को बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCP के नाम से जिसको ज़्यादातर जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस स्लाइड में आपके लिए मैंने कुछ
पॉइंट्स रखे हैं, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम और इसके बारे में जानेंगे। सो रियो डी जेनेरियो समिट 1992 is a officially United Nations Conference on Environment and Development, was a landmark global meeting focused on linking environmental protection with economic development, giving rise to the concept of sustainable development, balance economic growth and environmental conservation, promote equitable use of natural resources, ensure development that meets present needs without harming future generations। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि ये असल में क्या था। पहली बात आप क्या याद रखोगे कि ये जो मीटिंग थी इसने लिंक किया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, जिससे एक कंसेप्ट अराइज हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यानी हमें डेवलप तो होना है लेकिन हमें इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, यानी हमें इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन करनी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और उसी से कंसेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो आगे चलते हैं। ये जो समिट थी ये 3 जून से लेकर 14 जून तक चलती है 1992 में, जिसमें कुछ की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लाइक हमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए ही, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट भी कंजर्व रहना चाहिए, यानी हम उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करें जितने हमारे लिए सफिशिएंट है, यानी हम एक्सेसिव यूज़ नहीं करें रिसोर्सेज की जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़े। हमें डेवलप होना है लेकिन हमें दिमाग में ये भी रखना है कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये पहला था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन दिमाग में रख के। दूसरी बात, हमें इक्विटेबल यूज़ करने हैं रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को। इसका क्या मतलब है, जितना हमें चाहिए बस उतना ही, जितनी जिसकी ज़रूरत है उतना ही वो यूज़ करें, वो ज़्यादा यूज़ ना करें इन नेचुरल रिसोर्सेज का जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट आ जाए। उसके बाद तीसरा, हमें ये भी दिमाग में रखना है कि डेवलपमेंट जो होगी वो प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए और फ्यूचर जनरेशंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। डेवलपमेंट करनी है प्रेजेंट नीड्स के हिसाब से, लेकिन हमें उतना भी नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशंस पे नुकसान पहुंचे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़्यादा पोल्यूशन अभी इन्वायरमेंट में करें, उससे क्या होगा कि आने वाली जो जनरेशंस होंगी उनके लिए सेफ इन्वायरमेंट होगा ही नहीं, साफ इन्वायरमेंट होगा ही नहीं। तो एक सेफ इन्वायरमेंट हर एक के लिए, सेफ इन्वायरमेंट इज फंडामेंटल राइट फॉर एवरीवन।
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है आर्टिकल 21A में, तो हर एक का ये हक बनता है कि वो एक सेफ इन्वायरमेंट में अपनी सांस ले। तो आगे चलते हैं। सो ये जो समिट होती है ये जोर देती है उन प्रिंसिपल्स पे जो पहले से ही स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में आए थे, और इसका जो बड़ा आउटकम रहता है वो रहता है एजेंडा 21। इसके रिलेटेड भी हमें पढ़ना है। पहले हम आगे चल, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अर्थ समिट 1992 से हमारे पास क्या आउटकम्स आए। तो पहला अगर हम देखें तो वो रहता है एजेंडा 21। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट वॉज अ कम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इसमें एक एक्शन प्लान था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड। इसमें क्या क्या एरियाज इन्होंने कवर किए, जैसे कि कवर्ड पुअरिटी रिडक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एजेंडा 21 के रिलेटेड यहाँ पे हम जानते हैं। एजेंडा 21 की बात करें, इसमें रहते हैं 3 मेन गोल्स। so that we can combat with the first one, environment damage, the second one, poverty, the third one, diseases। यानी एजेंडा 21 के 3 मेन गोल्स थे, जिसमें पहले ही हमें देखना है कि हमारा इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, उसके बाद हमें पोवर्टी को रिड्यूस करना है, और जो डिजीज़ है उनसे कैसे बच सकें हम, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस थी। हमें क्या करना चाहिए कि ये तीनों जो गोल्स रखे हैं उनसे हम लड़ सकें। उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू सेट द फर्स्ट वन, कॉमन इंटरेस्ट्स, जैसे कि सेफ एनवायरनमेंट, यानी सारे कंट्रीज़ को ये दिमाग में रखना है कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, सेफ इन्वायरमेंट हो। उसके बाद म्यूचुअल नीड्स, उसके बाद शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब हम ये तीनों फॉलो करें तब हमारे पास ये इन्वायरमेंट सेफ हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं पहुंचेगा, पोवर्टी रिड्यूस हो जाएगी, और डिजीज से हमें छुटकारा मिलेगा। अब ये कैसे फुलफिल हो जाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए कि हम इक्विटेबल ग्लोबल पार्टनरशिप करें। कैसे होगा वो, थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन among states, और एक बात, वर्किंग टुगेदर ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स which respect the interests of
all and protect the integrity of the global environment and development protection. So this was all about Agenda 21. इसके आगे हम चलते हैं. सो दूसरा रहता है रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट. इसमें 27 प्रिंसिपल्स रहते हैं, 27 गाइडलाइंस रहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड. और इसमें कुछ आइडियाज़ आते हैं जैसे कि प्लूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो प्लूट कर रहा है उसको कंपनसेशन देना है. यानी जो प्लूट कर रहा है उसे कंपनसेशन देना है. यानी उसे ही, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करेंगे या किसी इंडस्ट्री की बात करेंगे या कोई भी फर्म या ऑन द ब्रॉडर लेवल किसी कंट्री की बात करेंगे, वो अगर इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है तो इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए या इन्वायरमेंट को में जो डैमेज हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो उसे ही पे करना पड़ेगा जो पोल्यूट कर रहा है, या जो कंट्री पोल्यूट कर रही है उसे ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करनी होगी. उसमें जो भी खर्चा आएगा उसी कंट्री को देना पड़ेगा. तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी आता है इसमें. और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. कॉमन में क्या आएगा कि मकसद तो एक ही है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाए, इन्वायरमेंट कंजर्व रह सके. लेकिन अब अगर हम एग्जाम्पल में ले, हमारे पास 2 फैक्ट्रीज है, एक छोटी है एक और बड़ी है. जो बड़ी फैक्ट्री होगी उसकी वजह से इन्वायरमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा और जो छोटी फैक्ट्री होगी उससे कम पोल्यूशन हो जाएगा. मकसद तो एक ही है, लेकिन डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि ये जो बड़ी फैक्ट्री है या ये जो बड़ी फर्म है, इससे ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब होगा तो इन पे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि इन्वायरमेंट को ठीक करें. आगे बढ़ते हैं इससे. तो तीसरा क्या रहता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स. इसमें ये प्रिंसिपल्स रहते हैं. आगे बढ़ते हैं. जो चौथा रहता है वो रहता है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका एम रहता है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन. जिसके बाद फिर क्योटो प्रोटोकॉल भी आता है और पेरिस एग्रीमेंट भी आता है. क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड हम इस स्लाइड में जानते हैं और पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड भी. तो जानते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड. क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आती. इसमें 1997 में थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, यानी जो COP3 होती है 1997 की, उसमें ये क्योटो प्रोटोकॉल आता है. ये जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है.
और 2005 में ये इन्फोर्स होती है, यानी ये 1997 में ही आती है लेकिन इन्फोर्स होती है ये 2005 में। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये रिलेटेड था ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन के रिलेटेड। सो इसमें क्या रखा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस कम इमिट हो हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड बात करें, कौन कौन है ग्रीन हाउस गैस, लाइक आपको पता होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, PFCs, पर फ्लोरोकार्बन्स, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनका एमिशन कंट्रोल हो सके, इसके रिलेटेड आया था क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, पेरिस एग्रीमेंट फ्रांस में होता है जिसमें टोटल 196 कंट्रीज होती है। ये 21st कॉन्फ्रेंस थी, या हम COP21 भी बोल सकते हैं, जो 2015 में आती है। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। ठीक, लीगली बाइंडिंग क्या होता है, जो भी इसके सिग्नेचर कंट्रीज थी उन्हें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही था जो इस पेरिस एग्रीमेंट में था। ठीक, इसका एम क्या था कि टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक और बात आप याद रखिए, ये जो यानी जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहना चाहिए। ठीक, तो पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एक ट्रीटी थी जो 2015 में आती है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये था रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के रिलेटेड। इसमें आप ज़्यादा बस इतना ही याद रखिए। तो आगे चलते हैं अपने लेक्चर के रिलेटेड और जानते हैं। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं,
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा। अब फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में क्या था, नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब सिग्निफिकेंस क्या था इस अर्थ समिट का, पॉपुलराइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए ग्लोबल गोल, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबल गोल माना गया। हाईलाइटेड द नीड फॉर ग्लोबल कॉरपोरेशन, यानी सारे स्टेट्स को एक साथ आके ये एग्रीमेंट्स को फॉलो करना है सो दैट इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो। रिकॉग्नाइज्ड द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड नीड फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, यानी इसमें समझा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या रोल रहने वाला है और फाइनेंशियली इनको हम कैसे सपोर्ट कर सकें, टेक्नोलॉजिकली हम इनको कैसे सपोर्ट करें ताकि इनकी वजह से इन्वायरमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। डेवलप्ड कंट्रीज़ को पता चल चुका था कि किन चीज़ों से इन्वायरमेंट ज़्यादा डैमेज होता है, तो उनको अपनी वो उस नॉलेज को शेयर करना था इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। अगर हम एक लाइन में इस रियो डी जेनेरियो को सम अप करें, सो the Rio de Janeiro Earth Summit 1992 laid the foundation for sustainable development by integrating environmental protection with economic and social development as a global level। जो हम पहले ही जान चुके हैं कि जो अर्थ समिट 1992 थी, इसने क्या किया था, इसने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लिंक किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। यानी हमें इकोनॉमिकली डेवलप तो होना है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट को भी ख़राब नहीं करना है, इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन करनी है सो दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स पे इसका असर ना पड़े, उनके लिए भी एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट हो रहने के लिए। सो इसके आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। अल्लाह।